वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो ये हम आपके सम्मुख चर्चा लेकर के आए हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और ये है भगवान गणपति जी से संबंधित चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, जो गणपति जी की पूजा है और उनका विसर्जन का जो पूरा कार्यक्रम है, इसके विषय में आज आपसे चर्चा करेंगे कि कब और कैसे और किस रूप में मनाया जाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए आज हम गणेश पूजा से संबंधित चर्चा आपके साथ करते हैं। तो दर्शकों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 को है। उसका जो आरंभ होगा, गणेश चतुर्थी जो पड़ रही है और गणेश उत्सव का जो आरंभ होगा वो 22 अगस्त 2020 को से होगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी से ही इसका आरंभ होता है और गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 को है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद यानी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाने का विधान है, मनाया जाता है ये। और ऐसी मान्यता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कि गणेश जी का जो जन्म है वो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न दोपहर काल में दिन सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसीलिए इसको गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहते हैं और इसको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है दर्शकों, तथा इसको डंडा चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ही चतुर्थी का जो मुहूर्त भी मध्याह्न के समय ही मौजूद चतुर्थी ली जाती है। मध्याह्न यानी दोपहर के समय जो चतुर्थी का समय होता है वही लिया जाता है चतुर्थी का मुहूर्त के रूप में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गणेश जी का जो जन्म था वो मध्याह्न के काल में हुआ था। और गणेश जी की जो पूजा के समय विशेष रूप से किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना आवश्यक होता है हमारे लिए, उसके विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन बहुत ही ये मुख्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चंद्रदेव उन चतुर्थी वाले दिन बिल्कुल दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। ऐसा हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार मान्यता है। तो आप चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा की ओर बिल्कुल ना देखें। अगर गलती से चंद्र के दर्शन हो भी जाते हैं, अगर गलती से नहीं रहा आपको ध्यान और चंद्रमा के दर्शन आपने कर लिए चंद्रदेव के, तो इस दोष के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? अब चंद्र के दर्शन तो हो गए, तो कलंक तो लग जाएगा। और कलंक क्या लगता है? जैसे ये हमारे शास्त्रों के अनुसार कि आप पर कोई झूठा आरोप लग जाता है, आपको कहीं ना कहीं झूठा कलंक लगने से अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार का मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि अगर हम चंद्रदेव के दर्शन कर लेते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के दिन। इसीलिए जैसा कि कहा कि इनको कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब दर्शन अगर हो जाते हैं गलती से चंद्रदेव के, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अब बता देते हैं आपको कि उसके लिए उपाय ये है कि श्रीमद् भागवत जो हैं उनके जो 10वें स्कंद के 57वें अध्याय 57 में जो चैप्टर है उसका पाठ करने से दोष की समाप्ति हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और मित्रों, जो ये तुलसा जी होती हैं हमारे घर में, इनके जो पत्ते होते हैं, गणेश जी की पूजा में इनका इस्तेमाल नहीं करना होता। इनका प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। गणेश जी की प्रतिमा की एक परिक्रमा करनी चाहिए पूजा के समय पर। दुर्वा होती है घास, दुर्वा, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण और उसको बहुत उपयोगी माना गया है गणपति जी की पूजा के समय। दुर्वा घास ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी पर
मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था। और वे भी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी पर भी लग गया था, उन्होंने चंद्रमा के दर्शन किए थे इस दिन, तो उन पर भी यह आरोप लग गया था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दशा जब देखी कि वो अपमानित हो रहे हैं, तो उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्रमा के दर्शन किए थे। नारद जी को भगवान कृष्ण जी ने बताया, क्षमा करें, नारद जी ने बता दिया कृष्ण जी को कि ये ऐसा इसलिए हुआ है कि आपने चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसलिए ही वे अपमानित हुए। नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था। इसके मुख्य कारण जो है वो ये है कि चंद्रदेव को गणपति जी ने शाप दिया हुआ है कि अगर आज के दिन चतुर्थी के दिन कोई तुम्हें देखेगा, तुम्हारे दर्शन करेगा, तो उसके ऊपर कलंक लगेगा, वो झूठा आरोप लगेगा, वो अपमानित होगा व्यक्ति। तो इसलिए जो व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है, ऐसा मैंने जैसा कहा शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, तो उस पर कलंक लगता है। नारद जी की सलाह पर नारद जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण जी को सलाह दी, तो उनकी सलाह पर, नारद जी की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। और जब उन्होंने ये व्रत किया तब वो दोष से मुक्त हुए हैं। इसीलिए इस दिन गणेश जी की पूजा एवं व्रत करने से झूठे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप ऐसा करेंगे, चतुर्थी वाले दिन उनकी पूजा करेंगे, तो आपके ऊपर पूरे वर्ष झूठे आरोप नहीं लगेंगे, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेशोत्सव के तौर पर मनाया जाता है और वहाँ इसका जो शुभारंभ हुआ था वो भी पुणे से ही हुआ है। अब तो ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है हमारे देश के अतिरिक्त, जो कि 10 दिनों तक चलता है ये गणेश उत्सव के तौर पर। और अनंत चतुर्दशी जो विष्णु भगवान जी का दिन होता है, उस दिन गणेश जी के विसर्जन का साथ ये समापन होता है इस हमारे पर्व का, त्यौहार का। इसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र के, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि पुणे से हुई थी, और पहली बार वहीं से इनका आरंभ हुआ था शिवाजी के टाइम में, छत्रपति शिवाजी के टाइम। लेकिन अब तो यह भारतवर्ष में ही नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे विश्व में और विश्व के अनेक देशों में बहुत ही धूमधाम से और बड़े श्रद्धा के साथ भक्त लोग मनाते हैं। और यह भी हमने आपको बताया कि इसको डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे भी एक मत है हमारे शास्त्रों में, वो ये है क्योंकि यह गुरु और शिष्य का से भी इसको जोड़ा गया है, पर्व माना गया है। यानी कि गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस दिन से गुरु शिष्य की परंपरा के तहत, यानी कि शिष्य जो गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं अपने, तो गुरु को दक्षिणा दी जाती है जब आप गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं। तो इसी के जो चतुर्थी है हमारे गणेश की, गणपति जी की गणेश चतुर्थी, इस दिन से गुरु शिष्य की परंपरा के तहत विद्या अध्ययन का शुभारंभ होता है। जो भी शिष्य होते हैं इसी दिन से अपने विद्या का अध्ययन का शुभारंभ करते हैं, अपने गुरु को दान दक्षिणा दे करके। और फिर इसी खुशी में जो बच्चे हैं वो डंडे बजा करके खेलते हैं, इसी कारण इसको डंडा चौथ का नाम भी दिया गया है। अब बात आती है कि गणेश जी की जो है प्रतिमा की स्थापना कैसे की जाए और उनकी पूजा कैसे की जाए। तो मित्रों, गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से छींटे लगा करके उनको शुद्ध कर लें, तथा एक कोरा कलश लेकर उसमें जल भरकर उसको कोरे कपड़े से बांधकर तब उस पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाएं और षोडशोपचार कर उसका पूजन करें। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित करें और उन्हें 21 लड्डुओं का या मोदकों का भोग आपने लगाना है, तथा गणेश जी की प्रतिमा के सामने 5 लड्डू रख करके बाकी के जो लड्डू बचेंगे वो ब्राह्मणों में आपने प्रसाद के तौर पर बांटना है। और गणेश जी की पूजा जो है वो
सायंकाल में करना है। पूजा के पश्चात आपने नीची दृष्टि रखते हुए, ऐसे नीची दृष्टि रखते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य देना है, ऐसे नीची दृष्टि करते हुए, देखना नहीं है उनकी ओर। तथा फिर इस सब के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाना है अपने घर में बुला करके, और उनको दक्षिणा देनी है अपनी क्षमता के अनुसार। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी की तिथि तो हमने आपको बताई थी, 22 अगस्त दिन शनिवार 2020। अब शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। देखिए, गणेश पूजा का जो मुहूर्त है वो 22 अगस्त को मध्याह्न काल 11:05 से लेकर के 13:41 तक रहेगा। यानी कि फिर दोबारा से एक बार इसको दोहरा देते हैं कि गणेश जी की पूजा का मध्याह्न काल में मुहूर्त जो है 22 अगस्त को 11:05 से लेकर 13:41 तक का है। और चंद्र दर्शन से बचने का जो समय है वो प्रातः 9:07 से लेकर के और रात्रि 21:26 तक है। चतुर्थी तिथि आरंभ कब से है? चतुर्थी तिथि जो है वो 21 अगस्त 2020 की रात्रि 23:02 से आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त कब है? 22 अगस्त 2020 को 19:56 तक ये रहेगी। चतुर्थी तिथि 22 अगस्त 2020 को 19:56 तक ये रहेगी। आगे की चर्चा आपसे करते हैं। गणेश जी की मूर्ति का जो विसर्जन है किस किस तिथि को किस किस समय करना आपके लिए शुभ रहेगा। जैसा कि आपको बताया भी है कि जो चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी वो गणेश चतुर्थी वो 8:48 प्रातः आरंभ होगी, जो कि 9:38 तक रहेगी 1 सितंबर तक 2020 तक। जो चतुर्दशी की बात हो रही है, ये यहाँ पर अनंत चतुर्दशी की बात हो रही है, चतुर्थी की नहीं हो रही है, क्षमा कीजिए। जो हम अभी आपसे जो चर्चा कर रहे हैं ये चतुर्दशी की कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी जो है वो प्रातः 8:48 से प्रारंभ होगी और 1 सितंबर को 9:38 प्रातःकाल तक रहेगी 2020 तक। ये चतुर्दशी की अवधि है, ठीक है। अब चतुर्दशी जो है वो 1 सितंबर की ही है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 8:48 से लेकर 9:48 तक का है प्रातःकाल में। कहने का भाव ये है। अब हम आपको बता दें कि मूर्ति की जो विसर्जन किस किस तिथि को किस किस समय करना शुभ होगा। देखिए जी, आम तौर पे जिस दिन आप अपने स्थापित करते हैं गणेश जी की प्रतिमा, वैसे तो कुछ लोग उस दिन भी करते हैं, लेकिन ये चतुर्थी के दिन होता है, 1.5 दिन के बाद भी होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्थी के दिन होगा, 1.5 दिन के बाद होगा, तीज के दिन होगा, चौथ के दिन होगा, सप्तमी के दिन होगा, अंत में चतुर्दशी के दिन होगा। अब मैं आपको जिस जिस दिन विसर्जन की तारीख है तो उनका समय बता देता हूँ, शुभ समय। अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं एक बार सारा बता दूंगा आपको। इसके पश्चात अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न, कहीं कोई भ्रम, कोई डाउट दिमाग में रहता है तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क करके और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तारीख को, किस दिन को गणपति जी का विसर्जन का शुभ समय होगा। उसकी जानकारी आप हमारे कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2020 को जिस दिन स्थापित होंगे गणपति जी दोपहर को मध्याह्न काल को, उस दिन आप जो है शाम को 8:07 से लेकर 9:32 के बीच में कर सकते हैं विसर्जन, और रात्रि को 10:56 से लेकर रात्रि 3:10 के बीच में भी कर सकते हैं। 22 अगस्त को विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है? उस दिन 22 अगस्त को जो है दोपहर बाद 1:42 से लेके और शाम 5:16 तक का है, और शाम 6:53 से लेके
शाम 8:16 तक, और रात्रि में 9:39 से लेके 1:47 तक है रात्रि। 23 अगस्त को गणपति जी के विसर्जन का शुभ समय होगा। प्रातःकाल 4:32 से लेके प्रातःकाल 5:55 तक। दोपहर के बाद होगा 2:01 से लेके 3:38 तक। सायंकाल होगा 6:52 से लेके रात 11:01 तक। रात्रि में 1:47 से लेके रात्रि 3:09 तक। ये है शुभ मुहूर्त 23 अगस्त का विसर्जन का समय, रविवार के दिन, 1.5 दिन का विसर्जन। अब तीसरे दिन का जो विसर्जन होगा 24 अगस्त को, उसका शुभ समय प्रातःकाल 4:32 से 7:32 तक सुबह। उसके बाद फिर सुबह में ही 9:09 से 10:46 के बीच में सुबह। फिर दोपहर बाद होगा 2 बजे से लेके शाम 6:51 तक। सायंकाल में होगा 6:51 से लेके 8:14 तक। रात्रि काल में यानी कि रात्रि में 11 बजे से लेके 12 रात्रि के 23 तक। ये है तीसरे दिन के विसर्जन का शुभ समय 24 अगस्त को। अब आपको बताएंगे पांचवें दिन का विसर्जन का शुभ समय, यानी कि 26 अगस्त दिन बुधवार। उसमें प्रातःकाल 10:46 से लेके दोपहर 12:23 तक। दोपहर बाद 3:36 से लेके शाम 6:49 तक। शाम के समय 8:12 से लेके रात 12:23 तक। और फिर रात्रि को 3:10 से लेके सुबह 4:33 तक। ये था 26 अगस्त पाँचवें दिन का विसर्जन का शुभ समय। अब अंत में दिन शुक्रवार 28 अगस्त 7वां दिन विसर्जन का शुभ समय क्या होगा। प्रातःकाल 5:57 से लेकर 10:46 तक। दोपहर बाद 5:11 से लेकर शाम 6:47। और उसी दिन दोपहर बाद जो है वो 12:22 से लेकर 1:58 तक। रात्रि के समय 9:34 से लेकर 10:58 तक। और रात्रि में ही 12:22 से लेकर 4:34 तक। और इसके बाद फिर तो चतुर्दशी आएगी, अनंत चतुर्दशी आएगी, 10वां दिन होगा। और उस दिन जो है 1 सितंबर होगा। उस दिन का तो हम आपको आरंभ में ही चर्चा के अभी बता चुके हैं कि जो अनंत चतुर्दशी जो रहेगी वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, सुबह को रहेगी। उस दिन आप प्रातःकाल में जितने बजे तक वो है चतुर्दशी, उसी बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं गणपति जी का। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको समझने में थोड़ा परेशानी हुई है या नहीं समझ पाए हैं, तो भी कोई घबराने की, चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय से शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गणपति जी के विसर्जन की, कि किस दिन किस समय पर करना उचित होगा। तो मित्रों, ये था गणपति महोत्सव को लेकर के आपके साथ जो हमने विशेष चर्चा की आज। उसका आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।